नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर एक नया टॉपिक बात करते हैं आज एक नए जोश के साथ। तो मैं चंद्र पांडे। देखिए यहाँ समझिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, तो लिगेंड्स में भी न्यूट्रल और निगेटिव, न्यूट्रल होगा या निगेटिव होगा। और लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, और मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ऐसे इस टाइप का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं तो उसमें आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल उनका क्या होता है? डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनको बोलते हैं आइसोमर्स। और आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है? ये दो टाइप की होती है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर दो टाइप की होती है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आपकी लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन और सॉल्वेट। तो ये चार टाइप की होती है। तो पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स को पढ़ लेते हैं। तो पहले ज्योमेट्रिकल पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल फर्दर जो होती है ये सिस और ट्रांस जिसमें पाया जाएगा, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस क्या होता है? सिस का मतलब, ट्रांस का मतलब कि उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो 180 होगा, और सिस में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये कंपाउंड हमने लिया है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का एक कंपाउंड लिया है, PTNH3 का होल तो है Cl2। सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन होता है। तो यहाँ पर सिस है और ये ट्रांस है, इसका नाम सिस प्लेटिन है और इसका नाम ट्रांस प्लेटिन है। तो दोनों की अगर हम बात करें तो सिस वाले में आप देखिए तो सेम कंपाउंड्स, ये जो Cl और Cl सेम है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है। तो सिस में 90 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल, सेम लिगेंड्स के बीच में। और ट्रांस में सेम लिगेंड्स के बीच में 180 होगा, चाहे आप Cl के बीच में चेक कर लीजिए, चाहे आप NH3 के बीच में चेक कर लीजिए, 180 होगा। तो इसमें 90 डिग्री होगा सेम लिगेंड्स के बीच में, इसमें 180 डिग्री होगा सेम लिगेंड्स के बीच में। ML4X2 टाइप का कंपाउंड पढ़ लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ये जो पढ़ रहे थे MX2L2 टाइप का कंपाउंड ज्योमेट्रिकल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ रहे थे। ज्योमेट्रिकल में इसमें सिस ट्रांस पाया जाता है। अब ऑक्टाहेड्रल में अगर देखें ML4X2 टाइप का, तो CONH3 का होल 4, 1 2 3, हाँ 1 2 3, और आपका एक Cl हम ज्यादा कर लिए, एक NH3 यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर एक NH3 कर लेते हैं, इस जगह Cl रखते हैं, यहाँ पर CnH3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेम लिगेंड्स के बीच में 90 डिग्री है, क्योंकि ये वाला Cl ऐसे है, तो ये Cl और इस Cl के बीच में 90 डिग्री आएगा। तो सेम के बीच में 90 आ गया, तो ये हो गया सिस। और सेम के बीच में ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है, तो ये सेम के बीच में आ गया 180, तो ये हो गया आपका ट्रांस। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हो गया। अब इसी में एक अगर ME3B3 टाइप का कंपाउंड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फेसियल मेरिडोनियल। तो फेसियल कब होगा? जब तीनों लिगेंड्स, मतलब 3 लिगेंड्स एक जैसे होंगे, 3 लिगेंड्स एक जैसे होंगे, 3 लिगेंड्स सेम टाइप, 3 लिगेंड्स सेम टाइप्स। तो तीनों लिगेंड्स एक फेस बना दे रहे हैं, तीनों लिगेंड एक फेस बना दे रहे हैं, तो ये हो गया फेसियल। और तीनों लिगेंड्स जो है, एक लिगेंड देखिए अलग टाइप का हो गया, दो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये हो गया मेरिडोनियल। या आप कह सकते हैं फेसियल में 90 डिग्री होता है, फेसियल में 90 डिग्री होता है सेम लिगेंड्स के बीच में, और मेरिडोनियल में सेम लिगेंड्स के बीच में, किसी सेम लिगेंड्स के बीच में 180, जैसे NH3 के बीच में 180 है, तो इसमें सेम लिगेंड्स के बीच में 180 होता है, तो फेसियल मेरिडोनियल हो गया। तो हमने यहाँ पर सीखा आइसोमेरिज्म क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है,
ज्योमेट्रिकल के बारे में हमने स्क्वायर प्लेनर पढ़ लिया, ऑक्टाहेड्रल पढ़ लिया, फेशियल मेरिडोनियल पढ़ लिया, MA3B3 टाइप का पढ़ लिया, ML4X2 टाइप का पढ़ लिया और ML2X2 पढ़ लिया। तो ये 3 टाइप की आइसोमेरिज्म ने पढ़ लिया। अब कुछ बच्चों का क्लेम क्या है कि सर हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो पहले आप सिटिंग बैठिए, बैठने का प्लान बनाइए। आप पहले बैठने का अभ्यास करिए, फिर थोड़ा लिखने का अभ्यास कीजिए। आवर्स टू आवर्स, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो ये बहुत समय है। आप किसी भी एग्जाम को कहीं भी जाकर के आप क्रैक कर सकते हैं। बाकी माँ बाप का आशीर्वाद साथ में होना चाहिए। आप मेहनत कीजिए, मेहनत आपके हाथ में है और मेहनत अच्छे से कीजिए। बाकी और आइसोमेरिज्म को हम आगे पढ़ते हैं, डिस्कस कर। आइसोमेरिज्म में ही हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हमारे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम बाइडेंटेड लिगेंड ले लें, बाइडेंटेड लिगेंड्स ले लें, बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? जैसे CH2, NH2 और NH2। ये मेटल को यहां से भी डोनेट कर सकता है, यहां से। तो एक से ज्यादा 2 तरीके से अगर डोनेट कर सकता है तो उसे बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। और बाइडेंटेड लिगेंड्स आपका यही है, इथाइलिन डायमीन। तो यहां पर हमने ये इथाइलिन डायमीन एक लिया है, एक इधर लिया है, 2 लिया है, इसमें भी एक ये लिया है और एक ये लिया है। तो इथाइलिन डायमीन लिया है। यहां पर देखिए, अगर सेम लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड एंगल 180 है तो बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री है। किसके किसके बीच में? Cl और Cl के बीच में 180 बॉन्ड एंगल है। तो बॉन्ड एंगल कितना है? 180 है। तो ये बॉन्ड एंगल अगर 180 हो गया तो बच्चों क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। डियर लर्नर्स, अगर बॉन्ड एंगल 180 हो गया तो ट्रांस हो गया। अब ये भी ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि यहां पर देखिए बाइडेंटेड En यहां पर भी है, En यहां पर भी। इसको En कह सकते हैं, इसको भी En कह सकते हैं। इसको हम En से भी शो करते हैं। इथाइलिन डायमीन को हम लिखते हैं En से। तो ये भी En ही हुआ, ये भी En ही हुआ। इसे डरना मना है, डर के आगे जीत है। यहां पर देखिए सेम लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? ये यहां पर है और ये ऐसे है, इस तरीके से। तो बॉन्ड एंगल कितना हुआ? ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 6 हो गया। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ऐसे कॉम्प्लेक्सेज जिनमें बाइडेंटेड लिगेंड्स पाया जा रहा है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ये तो ज्योमेट्रिकल की बात होगी, ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस पढ़ते हैं। एक चीज और याद रखना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में पूछ सकता है क्वेश्चन। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है, क्योंकि सभी लिगेंड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। टेट्राहेड्रल का एक एग्जांपल मैं यहां लेता हूं कि उनके जो आइडेंटिकल होते हैं, जैसे M, एक लिगेंड्स यहां पर है, एक यहां पर है, एक आपका लिगेंड्स यहां पर है, एक लिगेंड्स यहां पर है। तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होता है। तो इसमें ड्यू टू ऑल लिगेंड्स आर आइडेंटिकल, ड्यू टू ऑल लिगेंड्स आर आइडेंटिकल, सभी लिगेंड्स क्या होते हैं? समान होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इनमें कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? इसको बोलते हैं प्रकाशीय समवायता, प्रकाशीय समावयता, समावयवता, जो हमने पढ़ा था +2 में 2004 में। कैन नॉट सुपर इम्पोज्ड, एक दूसरे को नहीं ढकेंगे। कैन नॉट सुपर इम्पोज्ड बट मिरर इमेजेस कॉल्ड एनंसियोमर्स। एनंसियोमर्स भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर एनंसियोमर्स।
तो आप चंद्रशेखर आजाद की तरह बताइएगा, उत्तर दीजिएगा कि ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड्स के बीच में एक दूसरे को ढकते नहीं हैं, लेकिन अगर उनको मिरर इमेज किया जाए तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, लेकिन उनके बीच में अगर मिरर इमेज किया जाए तो बढ़िया डी और एल बनाते हैं। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल आर मिरर इमेजेस, तो उनके जो मिरर इमेज होते हैं, उनके जो शीशे में उनका जो चेहरा दिखता है वो एक दूसरे को नहीं ढकता है। इस कंपाउंड को उठा करके यहाँ ढकिए तो ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, इस जगह जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये एक दूसरे कंपाउंड तो एक ही जैसे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन अगर इनको उठा करके इनके मिरर इमेज को एक दूसरे पे ढका जाए तो ढक नहीं रहे हैं। तो ये ढक नहीं पा रहे हैं, तो इनको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको बोलते हैं लीबो रोटेटरी। ईएन के बारे में, इथाइलिन डायमीन, ये ईएन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। दूसरा एक कंपाउंड, ये तो हमारा कोबाल्ट का कंपाउंड था, और यहाँ पर +2 चार्ज लगा लीजिए, यहाँ पर भी +2 चार्ज आप लगा लीजिए, जो बुक्स में बना हुआ है। पीटी स्क्वायर प्लेनर भी बनाता है, ऑक्टाहेड्रल बहुत कम पाया जाता है, लेकिन इथाइलिन डायमीन में ऑक्टाहेड्रल दिया गया है। तो ये सीएल क्या है, सीएल के बीच में एंगल, बॉन्ड एंगल कितना है ये बताओ, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ भी 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, सिस, ये भी सिस है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ये सब सिस है, तो ये भी डी भी सिस है, ये भी सिस है, तो दोनों कंपाउंड क्या है, सिस है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ सिस शो करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओनली शोन बाय सिस कंपाउंड्स, सिस आइसोमर शो करते हैं। अब सिस आइसोमर्स है, ये भी सिस आइसोमर्स है। इसका मिरर इमेज हमने यहाँ पर लिया, मिरर इमेज लेने के बाद में इसको इस पर ढकने की कोशिश की उठा करके, तो ये सीएल भाग गया यहाँ पर, ये सीएल भाग गया यहाँ पर, ये तो सीएल तो ढक लेगा लेकिन एक सीएल नहीं रखेगा। ये ईएन यहाँ आ जाएगा, ये ईएन यहाँ आ जाएगा, एक दूसरे को नहीं सुपर इम्पोज कर रहे हैं। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे इसको ये ढक ले, ये सुपर इम्पोज हुआ। और नॉन सुपर इम्पोज क्या हुआ कि ये भी ढक लिया सुपर इम्पोज। नॉन सुपर इम्पोज क्या हुआ कि एक दूसरे को ना ढके, जैसे ये है हमारा कंपाउंड्स, और इस कंपाउंड्स को हमने ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे रख दिया, ऐसे भी नहीं ढक रहा है, देखिए कहाँ ढक रहा है, एकदम ढके, और वैसे वैसे जैसे ढके तो वैसे ही मतलब एक दूसरे पे ढक जाए। तो इसके बीच में मिरर इमेज लगाया जाए, दूसरे को ढक ले, तो वो आपका इनांसियोमर्स ना होगा, वो डायास्टीरियोमर्स हो जाएगा। और ढक नहीं पा रहा है तो क्या हो जाएगा, ढक ले रहा है तो डायास्टीरियोमर्स, नहीं ढक रहा है तो इनांसियोमर्स। तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉट सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेजेस। तो इसको बोलते हैं आपका प्रकाशीय समावयवता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल 9.5, 9.6। इन क्वेश्चंस पर क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, नीट में आते हैं, नेट में आते हैं, गेट में आते हैं, आईआईटी में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर मेटल है, लिगेंड्स का होल ट्वाइस है, लिगेंड्स का होल 4 है। तो ये आपका क्या शो करेगा, ये शो करेगा सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस शो करेगा, सिस और ट्रांस शो करेगा। तो यहाँ बना लीजिए सीधे सीधे, Fe और CN का होल 4, CN और ये CN, और यहाँ पर आप कर दीजिए NH3, और यहाँ पर भी कर दीजिए NH3। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये आपका ट्रांस ऑक्टाहेड्रल है, ये है ट्रांस, क्योंकि सेम के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 180 है, सेम लिगेंड्स के बीच में। अब इसी का ट्रांस बनाइए, सिस बनाइए, तो Fe और यहाँ पर NH3 कर दीजिए, और एक NH3 यहाँ कर दीजिए, बाकी CN कर दीजिए। तो यहाँ पर भी CN हो गया, यहाँ पर भी CN हो गया, और एक यहाँ पर CN हो गया।
तो सेम लिगेंड्स के बीच में 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया तो ये सिस हो गया। तो सिस आपका जो होगा फर्दर, यही सिस आपका जो होगा यही ऑप्टिकल शो करता है। इस वाले केस पे आइए देखिए, हमने दोनों कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्टेंस बना दिए। कायरल शब्द और कायरल ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, कायरल समझ लीजिए कि कायरल क्या है। कायरल का मतलब होता है, कायरल का मतलब होता है कि कोई मेटल है, मेटल से ए बी सी और डी 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अब्सेंट होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, ये हमने एक त्रिभुज लिया, इसको बीच से काट दिया ट्रायंगल को, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक हमने पेंटागोनल लिया, इसको बीच से काट दिया, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन ऐसे कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाए, सिग्मा नहीं पाई जाएगी, तो उनको हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को बोलते हैं कायरलिटी। कायरलिटी ऑप्टिकल एक्टिविटी उनमें पाया जाएगा जो कंपाउंड कायरल होंगे। तो सिस वाला चेक कीजिए, ओ एक्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर सिस चेक कीजिए, क्रोमियम है और Cl2 है, तो एक Cl यहाँ लगा दीजिए, एक Cl यहाँ लगा दीजिए, सिस है। और यहाँ पर OX का होल ट्वाइस, तो एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। तो OX का मतलब हो गया ऑक्जेलेट, तो यहाँ OX यहाँ से ऐसे लगा दीजिए, OX करके यहाँ से ऐसे लगा लीजिए। ये हो गया CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट बायडेंटेड लिगेंड्स होता है। तो ये वाला सिस है, क्योंकि Cl के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये हमारा हो जाएगा सिस। तो सिस है तो ये आपका एक डी शो करेगा, एक यल शो करेगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स डी और यल शो करेगा। ट्रांस नहीं शो करेगा, ट्रांस जो है नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नो कायरलिटी, नो कायरलिटी। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही, इसमें सिग्मा अब्सेंट है। लेकिन इसको अगर हम चेक करें, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं दूसरे वाले को। तो ये आपका क्रोमियम है, एक Cl आप नीचे कर लीजिए, एक Cl आप ऊपर कर लीजिए और ऑक्जेलेट लगा दीजिए यहाँ पर, OX यहाँ पर भी OX लगा दीजिए और चेक कीजिए। यहां से इसको काटेंगे ऐसे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जा रही, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर पास हो जा रही है तो नो कायरल। नो कायरल को बोलते हैं केमिस्ट्री में ए कायरल। ए कायरल का मतलब हो गया कि उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, अब्सेंट है, ऑप्टिकल एक्टिविटी अब्सेंट है। तो ट्रांस वाले में नहीं पाया जाएगा, सिस वाले में पाया जाएगा। तो इस कंपाउंड में अगर आपसे पूछता है टोटल कितने आइसोमर्स होंगे, तो एक डीएल, एक डी होगा, एक यल होगा, तो टोटल 3 आइसोमर्स होंगे, टोटल 3 आइसोमर्स। यही पूछता है कि टोटल आइसोमर्स, तो टोटल आपके हो जाएंगे 3। कैसे, एक डी, एक यल, एक डी, एक यल और एक ट्रांस। तो यही 3 आइसोमर्स इसमें पाए जाते हैं। एक ट्रांस पाया जाएगा, एक सिस ट्रांस पाया जाएगा, एक डी यल। ट्रांस 2 बार काउंट नहीं होगा। तो सिस के 2 फॉर्म होंगे, डी और यल, जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, और एक आपका ट्रांस। टोटल 3 आइसोमर्स आपसे पूछे जाएंगे। गेट में कई बार पूछा गया है, नीट में, जेई में कई बार पूछा गया। पेट क्वेश्चन है, इस वाले क्लास से आएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बिल्कुल 100% श्योर आएगा। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। तो हम आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल डिस्कस करने के बाद अब डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपकी एक होती है लिंकेज, दूसरा होता है आपका
दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेशन, तीसरा होता है आयनाइजेशन, चौथा होता है सॉल्वेट जो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से आइसोमेरिज्म कैसे कैसे हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म को कैसे पहचानोगे। इसमें इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड्स पाया जाएगा, NCS+SCN ऐसे पाया जाएगा, NO2ONO। तो आपसे यही पूछ लेता है कि ऐसी आइसोमेरिज्म बताइए इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड पाया जाता है, तो आपका होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। कैसे इसको आइडेंटिफाई करते, IR स्पेक्ट्रम से आइडेंटिफाई करते हैं। NCS का स्पेक्ट्रम अलग होगा, SCN का अलग होगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड S हो जाएगा, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। इसका लगभग 2250 आता है और इसका आता है 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इन दोनों में अलग अलग IR स्पेक्ट्रम आएंगे, NO2 और ONO में भी अलग अलग IR स्पेक्ट्रम आएंगे। तो ये एग्जांपल है, एक इस टाइप से NO2 लिखा गया, एक ONO लिखा गया है। तो ऐसे कंपाउंड होंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन में कंपाउंड्स वही रहता है, लिगेंड्स चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ कोबाल्ट के साथ क्या आ गया है, कोबाल्ट के साथ CN आ गया, NH3 यहाँ चला गया। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब आयनाइजेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बाहर में जैसे Br है, SO4 है, तो यहाँ पर AgNO3 अगर हम ले लें, AgNO3 ले लें, कितना 1 मोल ले लें, तो ये AgBr का प्रेसिपिटेट दे देगा, व्हाइट पीपीटी दे देगा कि नहीं देगा, व्हाइट पीपीटी दे देगा। व्हाइट पीपीटी प्ले लिस्ट में जाकर के आप टॉलन टेस्ट देख लीजिएगा, वहां पर व्हाइट पीपीटी AgNO3 अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट व्हाइट पीपीटी देता है, तो ये व्हाइट पीपीटी 1 मोल का दे देगा। तो ये आयनाइज हो जाएगा, ये Br आयनाइज हो जाएगा, SO4 भी आयनाइज हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक बार Br अंदर गया है, एक बार SO4 देखिए ऐसे गया है, इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पाया जा रहा है, क्योंकि ये आयोनाइज हो जाते हैं, इजिली आयोनाइजेबल हैं, दे आर इजिली आयोनाइजेबल। काउंटर आयन जो आउटर स्फीयर के पाए जा रहे हैं वो इजिली आयोनाइजेबल हैं, इसलिए इनको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आते हैं, पढ़ते हैं क्या, सॉल्वेट। सॉल्वेट का मतलब कि सॉल्वेंट से है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सी चीज होती है, एक अमोनिया होती है और दूसरा क्या होता है, वाटर होता है। वैसे आप इनऑर्गेनिक की हुई, जेम्स हुई और एडवांस बुक पढ़ेंगे तो वहां पर अमोनिएट और हाइड्रेट करके 2 आइसोमेरिज्म दिया गया, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म है। तो यहाँ देखिए अंदर वाटर है, Cl से रिप्लेस करता है, एक वाटर बाहर चला जाता है, एक Cl अंदर चला जाता है। तो यहाँ सॉल्वेट का मतलब वाटर से है, इस जगह वाटर से, यहाँ पर अमोनिया भी दे सकता है। तो ऐसे आइसोमर्स, जिन आइसोमर्स में वाटर या अमोनिया पाया जाता है और वो काउंटर आयन से रिप्लेस हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो जाता है। एक बार पुनः हम रिकवरी करें तो समरी करते, लिंकेज आइसोमेरिज्म में एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होंगे, ONO, NO2, SCN, NCS। कोऑर्डिनेशन में मेटल वही रहता है, लिगेंड चेंज अदला बदली कर लेते हैं। लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स अदला बदली। बहुत आसानी समझा रहा हूं, ऐसे भी समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा पढ़िए। आयोनाइजेशन क्या है, जिसमें बाहर कोई काउंटर आयन हो और वो प्रेसिपिटेट दे दे, पीपीटी दे दे, तो उसको बोलते हैं, जैसे ये AgBr, यहाँ पर AgBr AgNO3 के साथ AgBr व्हाइट पीपीटी दे देगा। सॉल्वेट वो होते हैं जिसमें अमोनिया या वाटर पाया जाता है और काउंटर आयन Cl से, Br से, I से, X से क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। तो दैट इज द ऑल अबाउट ऑफ द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमने ऑप्टिकल पढ़ लिया, हमने ज्योमेट्रिकल पढ़ लिया, हमने स्ट्रक्चरल पढ़ लिया और कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर। थैंक यू वेरी मच, बढ़िया से पढ़ते रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पर बने रहिए। अभी आपको और कुछ नॉमेनक्लेचर के बारे में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जो चीज आएगा उसे पॉज कर दीजिएगा और शेयर लाइक कमेंट कर दीजिएगा, जो वीडियो आपको चाहिए जरूर बता दीजिएगा। बाकी भोलेनाथ की इच्छा रहेगी तो बहुत अच्छे नंबर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, इस चीज को हम सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम पढ़ लेते हैं। पहला कि लिगेंड्स नेम्ड अल्फाबेटिकली ऑर्डर, लिगेंड्स को पहले लिखेंगे, यानी लिगेंड्स हमारा पहले रहेगा, पहले लिगेंड्स रहेगा, वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर रहेगा। उसके बाद में फार्मूलाज को हम किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट्स में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट्स में। प्रेफिक्स में मोनो, डाई, टाई, टेट्रा अगर है तो वो आप लिख देंगे। बाइडेंटेट के लिए बिस हो जाएगा, ट्राइडेंटेट के लिए ट्रिस हो जाएगा, टेट्राडेंटेट के लिए टेट्राकिस हो जाएगा। अब यहाँ की सूक्ष्म समझ लीजिएगा। टेट्राकिस मतलब कि 4 आपके लिगेंड्स हैं जो कि टेट्राडेंटेट हैं। निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के लास्ट में 8 जोड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ब्रैकेट्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल लिखेंगे। उसके बाद में पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड्स अल्फाबेटिकली, फिर मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल एटम का क्या है, काउंटर आयन। तो पहला का एग्जांपल हम लेते हैं, क्रोमियम NH3 का होल थ्राइज, H2O का होल थ्राइज, Cl3 का नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या क्या मेरे पास है, वाटर है तो इसको बोलेंगे एक्वा, NH3 है तो इसको बोलेंगे अमीन, इसको बोलेंगे अमीन, और इसका हो जाएगा क्लोराइड। तो क्या है इसमें बताइए, अमीन पहले आता है कि एक्वा पहले आता है, तो इसमें अमीन पहले आता है, तो इसको 1 नंबर पे ले लेंगे, इसको 2 नंबर पे ले लेंगे। और कितने अमीन है हमारा, ट्राई अमीन है, तो यहाँ पे ट्राई अमीन, ट्राई अमीन हो गया। उसके बाद में क्या बात करते हैं हम, उसके बाद में बात करते हैं एक्वा कितने हैं, ट्राई है, तो ट्राई एक्वा, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा। फिर हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, तो क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है, थर्ड में है। क्यों, क्योंकि यहाँ Cl3 है तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव जाएगा, 3Cl नेगेटिव यहाँ जाएगा, थर्ड, और लास्ट में क्लोराइड। ये बहुत इजी है, बहुत इजी, फर्स्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हमने बता दिया, समझा दिया। सेकंड देखिए यहाँ पे बाइडेंटेड EN लिखा है, इथाइलिन डायमीन, तो इथाइलिन डायमीन कितना है, 3 है, तो क्या लिखेंगे, 3 के लिए ट्रिस, 3 के लिए ट्रिस, 1 इथेन 1 टू डायमीन, तो ये ट्रिस यही लगा लिया, तो इथेन 1 टू डायमीन हो गया। अब क्या हो गया, कोबाल्ट, कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, थर्ड है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर सल्फेट हो गया, लास्ट में सल्फेट है। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन, ये न्यूट्रल होता है, ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, ये भी न्यूट्रल होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट से डिसाइड हो रहा है, यहाँ Cl से डिसाइड हो रहा है। अब यहाँ पर एक और लिया NiCO4, NiCO4 में क्या है, ये कोबाल्ट हमारा न्यूट्रल होता है, ये आपको पता है, तो न्यूट्रल है, कोबाल्ट नहीं है, हाँ कार्बोनिल, कार्बोनिल हमारा न्यूट्रल होता है, तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बोनिल है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनाइल निकिल, टेट्रा कार्बोनाइल निकिल 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दिया गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया गया। लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम पहले है, तो पोटेशियम पहले है तो इस पर क्या चार्ज जाएगा, 3 निगेटिव चार्ज जाएगा ओवरऑल पर, क्योंकि यहाँ पर 3 के पॉजिटिव बनेगा। तो निगेटिव चार्ज के लिए हमने क्या बताया था, निगेटिव चार्ज के लिए 8 जोड़ना होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख दिया, उसके बाद में ऑक्जेलेट है तो ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। और 8 किस में लगाते हैं, मेटल में लगाते हैं, तो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट हो जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, सिंपल का, पॉजिटिव का, उसके बाद में न्यूट्रल का, न्यूट्रल के बाद में नेगेटिव का। हमने 4 एग्जांपल लेके बताया, कुछ एग्जांपल मैं और लेता हूं, बने रहे वीडियो पर और आपको बहुत नई नई ट्रिक आपको मिलने वाली है। आइए बच्चों, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक बार फिर कुछ और एग्जांपल्स करके आपको और मैं क्लियर करता हूं कि किस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है K2ZnOH का होल 4, तो यहाँ पर सबसे पहले K2 का, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो 2K पॉजिटिव हो जाएगा, और ZnOH का होल 4 कितना निगेटिव होगा जरा बताना, यहाँ पर 2 निगेटिव होगा, तो x -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेकंड इसकी आ गई, ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले पोटेशियम, फिर हमारा कितना OH कितने हैं, 4 हैं, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो, और उसके बाद में जिंक को बोलते हैं जिंकेट 8 यहाँ पर जोड़ रहे हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है 2, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा जिंकेट। तो ये आपसे पूछ सकता है, गेट में पूछा गया, नीट में पूछा गया, जे में पूछा गया है, और सीबीएसई बोर्ड में आया, यूपी बोर्ड में आया है, तो नेगेटिव चार्ज वाले पे ज्यादा फोकस करना। 8 यहाँ पर लगा दिया, जिंकेट सेकंड हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए नेक्स्ट पर देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, पहले लिगेंड्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, फिर ईएन है, पहली नजर किस पे होनी चाहिए, लिगेंड्स पर। इथाइलिन डायमीन है और क्लोरीन है, तो डायक्लोरो। अब यहाँ पर डायक्लोरो पहले लिखा गया है, क्यों, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली सी पहले आता है और ई बाद में आता है, तो सी पहले आता है, ई बाद में आता है, तो इसलिए यहाँ पर डायक्लोरो और इथाइलिन डायमीन कितना है, 2 है, तो 20 हो जाएगा। 3 होता तो 30 हो जाता, 4 होता तो टेट्राकीस हो जाता। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो आनंद आ रहा है पढ़ने में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 इथेन 1,2 डायमीन, यहाँ पर क्या होता है, CH2 NH2 और NH2, यही तो ईएन है, कितनी बार बता चुका हूं इसी लेक्चर में। तो ये 1,2 डायमीन हो जाएगा, 1,2 डायमीन इथेन, 1,2 डायमीन इथेन हो जाएगा। फिर कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट, और यहाँ पर X-2 ईएन हमारा न्यूट्रल होता है, और यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, इक्वल टू +1, तो ये क्या हो जाएगा, X इक्वल टू +3, तो कोबाल्ट कितना हो जाएगा, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोबाल्ट थर्ड में हो जाएगा, और बाद में लिख देंगे हम क्लोराइड। तो डाई क्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका नामनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फोर्थ आपका दिया हुआ है, कहा, एनसीईआरटी में। तो AgNH3 का होल ट्वाइस और AgCN का होल ट्वाइस। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोग को कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ X-2, तो ये X-2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +2 होना चाहिए, तो ये +2 होना चाहिए, लेकिन इस कंपाउंड पर यहाँ पर पहले से +1 है, तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर पहले से -1 है, तो -1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, +2 हो गया, तो ये +2 फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में, तो +1 ये -1 ये दोनों मिलके क्लियर हो जाएंगे, तो +1 ये हो गया, +1 ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डायामीन सिल्वर फर्स्ट, डायासाइनाइडो अर्जिनेट, Ag को अर्जिनेट बोलते हैं फर्स्ट, ये हो गया। उसके बाद में ये लास्ट वाला देख लीजिए, इसमें बहुत टाइप के लिगेंड्स हैं, आपका अमीन भी है, क्लोरिडो भी है, नाइट्रिटो भी है। तो पहले क्या लिखेंगे, डायामीन, A हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर N हो जाएगा। डायामीन, अमीन कितने हैं, 2 हैं, तो डायामीन हो गया, फिर क्लोरिडो हो गया C, फिर नाइट्रिटो हो गया N को, NO2 को नाइट्रिटो N से जुड़ा होगा, O से जुड़ा होता तो ONO लिखते, यहाँ पर O लिख देते, तो यहाँ पर किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन N से जुड़ा, नाइट्रिटो N प्लेटिनेट, ये प्लेटिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि इस पर आ रहा है निगेटिव चार्ज, प्लेटिनेट, और आपका क्या हो गया, सेकंड। तो इस तरीके से आप नामनक्लेचर आप कर पाएंगे। नामनक्लेचर के क्वेश्चंस को आप एक्सरसाइज कीजिए, और मेरा सजेशन है कि इस एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर कीजिए। अभी मेरा एक और थर्ड लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर जो है BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और मेटल कार्बोनेट, और कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर बाकी है, जो आप जरूर देखिएगा। और अगर आप और पढ़ना चाह रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, लाइन बाय लाइन, ये आपकी बाइबल है, अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, एग्जाम आ गया है। जाड़ों की रातों को जिसने सो के बिताया है वो नंबर कम ही पाया है, और जाड़ों की रातों में जिसने वीडियो बनाया है और पढ़ा है और लिखा है वो हमेशा फर्स्ट आया है। तो याद रखिए, आप अच्छे नंबर पाएंगे, पढ़िए, बने रहिए चैनल पर, चैनल से जुड़े रहिए। अभी आपको सिलेबस फिनिश होते ही उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, दोस्तों से भी करवा दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो एक परिवार बढ़ेगा। तो हर हर महादेव,
वंदे मातरम। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग लिखते जरूर जाइए, नोट्स को बनाते जाइए, और स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच चैनल पर आने के लिए, बने रहने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।